सहस्त्राब्दियों से भारत के हस्तशिल्प भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। भारत में कई अलग अलग हस्तशिल्प हैं, जिसकी अलग अलग अपनी शैली है, उसकी पद्धति है, उसका सौंदर्य शास्त्र है। आज इन्हीं हस्तशिल्प के ऊपर भारत सरकार द्वारा एक योजना जारी की गई विगत 17 सितंबर अर्थात विश्वकर्मा पूजा के दिन, जिसकी घोषणा हालांकि पहले ही हो चुकी थी। तो इसी योजना के इर्द गिर्द आज का हमारा यह सेशन केंद्रित होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। क्या है योजना, इसको हम अपनी यात्रा में आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आज के चर्चा के बिंदु क्या है। तो चर्चा में सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की यह खबर क्या है, फिर हम देखेंगे कि आज की ये खबर चर्चा में क्यों बनी हुई है, क्या है ये योजना, उसका एक परिचय होगा। उस परिचय के अंतर्गत इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं, उस पर हम विचार करेंगे। फिर हम जानेंगे कि इस योजना को आखिर जारी करने का उद्देश्य क्या है, वो कौन सी ऐसी जरूरत है जिसकी वजह से इस योजना को जारी करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी। फिर अंत में देखेंगे कि इस योजना के क्रियान्वयन पर, इसके जारी होने के उपरांत क्या लाभ होंगे, कौन सा वर्ग लाभान्वित होगा, उसको हम देखेंगे। और अंत में होगा परिपाटी के अनुरूप एक अभ्यास प्रश्न, जो ये देखने के लिए कि आप इस संदर्भ को कितने ठीक ढंग से समझ पाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है। तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च्ड फॉर दोज एंगेज्ड इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड स्किल्स। तो ये इस खबर के आलोक में हम देखते हैं कि सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में बने होने का कारण यह है कि प्रधानमंत्री जब 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाल किले से अपना संभाषण दे रहे थे, उसी वक्त उन्होंने इस योजना के विषय में यह कहा था कि यह आगामी 17 सितंबर अर्थात विश्वकर्मा पूजा के दिन, विश्वकर्मा भगवान की जिस दिन पूजा की जाती है, उनको याद किया जाता है, उसी दिन प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी होता है। तो दोनों उपलक्ष्य संयोग से एक ही दिन हुए। तो ये स्वतंत्रता दिवस के दिन ही ये घोषणा कर दी गई कि इस नाम से यह योजना 17 सितंबर अर्थात विश्वकर्मा पूजा के दिन से ये लागू हो जाएगी। इसलिए ये चर्चा में बनी हुई है, ये सुर्खियों में है। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये योजना। तो इस योजना को देखने के क्रम में सबसे पहले हम जानें कि इसका पूरा नाम क्या है। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना इसका पूरा नाम है। इसको पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगर देखें तो ये कौन वित्त पोषित करता है, क्या केंद्र से या राज्य से वित्त पोषित होगी, तो पूर्ण रूप से केंद्र द्वारा वित्त पोषित यह योजना है। इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही अगर इसमें जो अनुदान राशि या इसके माध्यम से जो राशि खर्च की जाएगी, अगर उस पर विचार किया जाए तो एक बहुत बड़ी राशि है। 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा इस योजना के लिए। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण यह बिंदु है कि कितने राशि आवंटित की गई है। तो एक बड़ी राशि है, इसलिए ये राशि भी पूछी जा सकती है। साथ ही पारंपरिक शिल्प और कौशल में जितने भी श्रमिक लगे हैं, पारंपरिक शिल्प और कौशल वो होता है जो एक परंपरा के थ्रू एक लंबी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाली जो स्किल होती है, उसको पारंपरिक कौशल कहते हैं। आप समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति अगर मिट्टी का बर्तन बना रहा है और कई पीढ़ियों से वो हस्तांतरित होते हुए वहां तक आया है, आज की भी पीढ़ी वो मिट्टी का बर्तन या मिट्टी की मूर्ति या ऐसे तमाम स्किल, चाहे वो बढ़ई का काम करता हो, तो परंपरा में जो आ रही है विरासत, जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है, उसको संरक्षित रखने के लिए भी यह योजना है। तो पारंपरिक शिल्प और कौशल में जितने श्रमिक लगे हैं, उनको सरकारी सहायता देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। अगर समय अवधि की बात करें तो 2023-24 के वित्तीय वर्ष से लेकर 27-28 तक लगभग 5 वर्षों का एक लक्ष्य रखा गया है इस योजना के लिए। आगे अगर हम देखें तो प्रक्रिया क्या है, चूंकि इस योजना के तहत ऐसे कारीगरों को लाभान्वित करना है, तो मुख्य रूप से इसकी प्रक्रिया इस बात पर केंद्रित है कि किन समस्याओं का ऐसे कारीगरों को, ऐसे श्रमिकों को सामना करना पड़ता है। उस समस्या को केंद्र में रख के ही इस योजना को लागू किया गया। अमूमन क्या होता है, वित्तीय संकट ऐसे कारीगरों के सामने होते हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। साथ ही उनको ट्रेनिंग का अभाव होता है, तो इसके माध्यम से ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही उनको कुछ आवश्यक यंत्र चाहिए होते हैं अपनी कारीगरी को और उन्नत बनाने के लिए। उनके अभाव में कई बार इनकी वो उन्नत क्रियाशीलता देखने को नहीं मिलती है, कलात्मकता देखने को नहीं मिलती है। तो इन सब मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, जो तकरीबन 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर इनको दी जाएगी।
और वो ट्रेनिंग भी 2 चरणों में होगी। एक बेसिक ट्रेनिंग होगी और एक एडवांस ट्रेनिंग होगी। तो 2 चरणों में इन ट्रेनिंग को बांटा गया है और साथ ही ऐसा नहीं है कि उस ट्रेनिंग के दौरान इन्हें घर से पैसा लगाकर वहां ट्रेनिंग करने जाना होगा। अगर ऐसा होगा तो यह तबका वैसे ही काफी अभाव से जूझ रहा है, तो शायद वो लाभान्वित नहीं हो पाता या ट्रेनिंग तक वो उसकी पहुंच ही सुनिश्चित नहीं हो पाती। इस कारण 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको एक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो ये 500 रुपए प्रतिदिन की राशि है जो ट्रेनिंग के दौरान उनको स्टाइपेंड के रूप में प्रदान की जाएगी। साथ ही उनको कुछ आवश्यक टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनको खरीदने के लिए 15,000 रुपए की राशि का प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया है। और जब ये ट्रेनिंग ये पूर्ण कर लेंगे तो उसके बाद उनको एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, एक पहचान पत्र दिया जाएगा कि हाँ, अमुक श्रमिक ने या अमुक व्यक्ति ने यह ट्रेनिंग पूर्ण कर ली है। अब वो इस चीज के लिए अर्ह माना जाएगा कि आगे आने वाली जो सुविधाएं हैं इस योजना के अंतर्गत उसको वो प्राप्त कर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे उस प्रमाण पत्र या पहचान पत्र के बाद उसको ऋण की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की गई है। अब ऋण कैसा है, तो ऋण में ऋण राशि की अगर हम बात करें तो कुल 3 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाएगी। इसको भी 2 चरणों में बांट दिया गया है। एक राशि जो प्रथम चरण में प्रदान की जाएगी वो 1 लाख रुपए प्रदान की जाएगी और दूसरे चरण में ये 2 लाख रुपए, इस प्रकार कुल 3 लाख रुपए की संपूर्ण राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। लेकिन अब आप सोच रहे हैं ऋण प्रदान की जाएगी तो ये कौन सी नई बात है। नई बात इसलिए है कि ये ऋण सामान्य ऋण नहीं होगा, जबकि सामान्य ऋण पे जो ब्याज लिया जाता है वो ज्यादा होता है। इस ऋण में रियायती ब्याज लिया जाएगा, अर्थात केवल 5% की दर से उनसे ब्याज की राशि पर 5% की दर ही निर्धारित की गई है। तो रियायती ऋण की व्यवस्था इनको 2 चरणों में इस प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। अब आप सोचेंगे कि किन किन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत 18 क्षेत्रों में इसका विभाजन किया गया है। 18 ऐसे श्रमिक वर्ग हैं जिनको विभाजन में सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर बढ़ई, फिर नाव बनाने वाले, कवच बनाने वाले, लोहार, हथौड़ा और टूलकिट बनाने वाले, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वालों का एक ग्रुप है, मोची जो जूते बनाने का कार्य करते हैं अर्थात जूते के कारीगर, राजमिस्त्री, इसके अलावा टोकरी, चटाई, झाड़ू इस प्रकार के निर्माता, ऐसे बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता करने वाले जो पारंपरिक इस प्रकार का कार्य करते हैं, नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जो जाल बनाते हैं। इस प्रकार इस 18 श्रेणी के अंतर्गत इतने लोगों को इसमें कवर किया गया है जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब इसमें और क्या होगा, तो 12 भारतीय भाषाओं में एक टूल किट पुस्तिका भी जारी की गई है, जिसमें इन लोगों को कुछ जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी कैसे अपने हम क्रियाविधि को और स्किल्ड बना सकें। साथ ही नई प्रौद्योगिकियों पर श्रमिकों के ज्ञान में ये सहायता करेगी और इसके साथ साथ इन लोगों को डिजिटल लेन देन और विपणन में सहायता के लिए भी प्रोत्साहन किया जाएगा। इस योजना के तहत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल भी एक बनाया जाएगा और इसी पोर्टल के माध्यम से आप इसमें जाकर इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्मा श्रमिकों को मुफ्त में इसके द्वारा पंजीकृत किया जाएगा। तो ये इसकी प्रक्रिया है इस योजना की में सम्मिलित होने के लिए, इससे लाभान्वित होने के लिए। क्या उद्देश्य है मुख्य रूप से सरकार के इस योजना को लॉन्च करने के पीछे, तो मुख्य रूप से अभी तक जिन चुनौतियों का सामना ये लोग करते थे उन्हीं का समाधान किसी भी सरकार का उद्देश्य होता है। अगर उद्देश्यों पर एक नजर डालें तो कारीगरों और छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों की मदद करना पहला उद्देश्य है। दूसरा यह है कि जितने भी पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं उनकी समृद्ध परंपरा को, उनकी जो विरासत है उनका संरक्षण किया जाए, उसको और स्किल्ड बनाया जाए। साथ ही साथ श्रमिकों का कौशल, उनका स्किल, उनकी आय में वृद्धि की जाए जिससे कि वो और बेहतर तरीके से उस कार्य को कर सके। साथ ही उसमें इसके माध्यम से सहायता दिया जाए, चाहे वो ऋण हो चाहे वो टूल किट हो, इसके माध्यम से सहायता प्रदान किया जाए और साथ ही उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध कराकर इस कार्य में अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जाए। अंत में बात करेंगे कि क्या लाभ होगा। तो लाभ पे अगर नजर डालें तो अगले 5 वर्षों में तकरीबन 30 लाख परिवार इससे लाभान्वित होने वाले हैं, जैसा कि आंकड़े में बताया गया है। तो ये एक बड़ी संख्या है जिससे इतने लोगों को इसमें इसके परास में शामिल किया गया है। साथ ही अगर घरेलू कारीगरों की आर्थिक स्थिति में हम सुधार की बात करते हैं कि जो घरेलू कारीगर हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। साथ ही साथ
जब उसमें सुधार होगा तो उनकी सामाजिक स्थिति भी बदलेगी, उनकी आर्थिक स्थिति भी बदलेगी, सामाजिक स्तरीकरण में भी उन्हें सहायता मिलेगी। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय संस्कृति है उसकी पहचान बनने में भी यह सहायक हो सकता है। भारत में निर्मित तमाम क्षेत्रीय जगहों पर ऐसे स्किल्ड हैं, चाहे वो कहीं के बढ़ई का कार्य हो, किसी के मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य हो, तो वो वैश्विक स्तर पर जब अत्यधिक उत्पादन होगा, उत्कृष्ट उत्पादन होगा, तो वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति को पहचान मिलेगी, हमारे यहाँ के निर्यात में वृद्धि होगी। साथ ही निर्यात में वृद्धि के साथ साथ इस कौशल का विकास होगा बेहतर ढंग से। ये इसके कुछ लाभ थे। अंत में अभ्यास प्रश्न की बात भी हम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके मन में एक जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि 17 सितंबर को लॉन्च क्यों किया गया। तो विश्वकर्मा जी की जिस तिथि पर भगवान विश्वकर्मा का हम स्मरण करते हैं, वास्तव में वो भी एक शिल्पी थे। ऐसा माना जाता है कि देवताओं के शिल्पी थे, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो उन्होंने जो लंका बनी थी, लंका के निर्माता भी वही थे। कुछ लोग तो उन्हें सृष्टि का निर्माता भी मानते हैं, कुछ अलग पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र की या वंशज की संज्ञा कहीं कहीं दी जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इंजीनियर के तौर पर उन्हें याद किया जाता है, वास्तुशिल्पी के रूप में याद किया जाता है, निर्माता के रूप में याद किया जाता है। तो चूंकि ये ऐसे देवता हैं जो पूरे देवताओं के शिल्पी थे, उनके आराध्य थे, तो उस तिथि पर ही इस योजना को लॉन्च किया गया जो कि शिल्पकारों से संबंधित थी। साथ में अब नजर डालते हैं एक बार हम आज के अभ्यास प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पीएम विश्वकर्मा योजना में कौशल प्रशिक्षण के लिए 500 प्रतिमाह मानदेय की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अंतर्गत 15,000 रुपए की सहायता टूल किट हेतु प्रदान की जाएगी। इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सत्य है, इस पर विचार करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से दें। उम्मीद है आपको संदर्भ समझ में आया होगा। पढ़ते रहें, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। मेरी यही शुभकामनाएं।